Hello students, welcome in this session of class, and now this class is GOC 6 General Organic Chemistry की ये 6th class है. And in previous class we have studied some permanent displacement, electronic displacement, which are resonance effect and inductive effect. Now we will talk about third permanent electronic displacement, that is hyperconjugation. So we were talking about इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे. टू टाइप्स के बताए थे यहाँ पर, एक तो परमानेंट और एक टेम्पोररी. परमानेंट में टू टाइप्स कर चुके हम. फर्स्ट था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड रेजोनेंस इफेक्ट. नाउ we will do today third one, hyper conjugation. And our temporary electronic displacement is electromeric effect. Electromeric effect. Now today we will see first of all hyperconjugation. What is hyperconjugation? हिंदी में इसको अति संयुग्मन कहते हैं. क्या कहते हैं? अति संयुग्मन. नाउ व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? सो कंसिडर और अंडरस्टैंड दिस विद इन हाइपर कंजुगेशन देयर इज delocalization between sigma between adjacent sigma and pi bond. यहाँ पर क्या होता है हाइपर कंजुगेशन में? जो पास के सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होता है. डीलोकलाइजेशन मीन्स, नाउ डीलोकलाइजेशन मीन्स होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉट सिचुएटेड एट वन प्लेस, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक जगह पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो एक से ज़्यादा जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं. मीन्स जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन हैं, या हम बोलें जो सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन, वो सिग्मा बॉन्ड में भी प्रेजेंट होंगे और पाई बॉन्ड में भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही जगह पर प्रेजेंट होंगे. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो सिग्मा बॉन्ड्स ही बनाएंगे या फिर पाई बॉन्ड्स ही बना सकते हैं. अगर वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और पाई बॉन्ड बना रहे तो एक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे. तो यहाँ पर मेनली क्या होता है? डीलोकलाइजेशन बिटवीन एडजेसेंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में क्या होता है? यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है. सेकंड जो तरीका है इसको समझने का, उसमें हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sigma bond delocalized in empty p orbital to form pi bond. ये सेकंड वे है इसको कहने का तरीका. दूसरा तरीका है कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं पास वाले इन एडजेसेंट. यहाँ पर एडजेसेंट लिखें तो ठीक रहेगा कि जो एडजेसेंट एम्प्टी पी ऑर्बिटल है उसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, और क्या बनाते हैं? एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है. नाउ एग्जाम्पल के लिए
फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है CH3CH2 प्लस, यह है एथिल कैटायन। एथिल कैटायन जो कि नाउ CH3CH2 प्लस में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ कार्बन है, वो कितने बॉन्ड बना रहा है, एक और दो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, जबकि यहाँ पर एक ऑर्बिटल या हम बोल सकते हैं एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर एम्प्टी है, क्योंकि जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर एम्प्टी है। तो क्या होगा, जो ये कार्बन हाइड्रोजन है CH3 वाला, इसमें इन तीनों में से कोई भी कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है वो इसके जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है उसमें डीलोकलाइज हो जाएगा, मीन्स इस कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा। और क्या होगा, लेट अस कंसीडर कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका सिग्मा बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पी ऑर्बिटल में आ चुका है, मीन्स इस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये प्लस के फॉर्म में आ गया, अलग हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सो सिंपली क्या हुआ है, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है एडजेसेंट एटम पर, जिसमें पी ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल खाली था CH2 प्लस, जिसमें इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए। आगे डीलोकलाइजेशन मतलब यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर एक रेजोनेंस चलेगा कि एक बार ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगली बार क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, CH प्लस और ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होगा, रेजोनेंस में इस हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा कि जो ये कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड वापस आ जाएगा। तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन ये H प्लस और यहाँ पर CH2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है उसके जस्ट पास वाला कार्बन है, इसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। कौन सा कार्बन, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। तो हाइपर कंजुगेशन में अल्फा कार्बन पर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर्स बनेंगी या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी हाइपर कंजुगेशन की। यहाँ पर जो हमारे पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल वाला कार्बन है उसके जस्ट पास वाला कार्बन ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर 3 है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास हाइपर कंजुगेशन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगी। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो क्या होता है, सिंपली जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें एक कार्बन हाइड्रोजन का जो यहाँ पर इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का और इस हाइड्रोजन का। तो क्या होता, और ये इस कार्बन का जो कार्बन आयन है उसका एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स एम्प्टी पी ऑर्बिटल है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस कार्बन और हाइड्रोजन में एक कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो ऑर्बिटल इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल के अलाइन हो जाते हैं, मतलब इसी की सीध में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं।
नाउ ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो गए, ठीक है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक तरीके से पार्शियल या हम बोले साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, जिस वजह से इस कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है H+ की फॉर्म में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहे हैं, इस कार्बन के ऑर्बिटल में भी हैं प्लस इस कार्बन के ऑर्बिटल में भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का इस तरह फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, या हम बोल सकते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के कारण। नाउ बात आती है स्टेबिलिटी की। तो हम यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं कि जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर्स बनेंगी और उतना ही ज़्यादा हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, एक है हमारे पास एग्जांपल के लिए कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3 इधर CH3 और इधर CH3, 3 डिग्री कार्बन आयन है यहाँ पर ये हमारे पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज CH3 ये हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बोकैटायन है हमारे पास। यहाँ पर बात करें तो CH3 यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये CH3+, यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। तो हम इनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किस में होगा, या सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। मोर हाइपर कंजुगेशन लीड्स मोर स्टेबिलिटी इन मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा मॉलिक्यूल में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और कितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा वो डिपेंड करता है कि कितने यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है। जितने अल्फा हाइड्रोजन उससे एक ज़्यादा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और है ध्यान देने की, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड ख़त्म हो रहा है, बॉन्ड यहाँ पर बॉन्डलेस जो यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है, इसलिए इसको एक नाम और है, इसका नाम दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस ही बोला जाता है इसको। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। जो रेजोनेंस चल रहा है इसमें बॉन्ड क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, फिर यहाँ पर बॉन्ड नहीं है और फिर यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, इसकी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नाउ स्टेबिलिटी पर आते हैं वापस। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, केवल अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर गिनना है। तो यहाँ पर ये कार्बन पॉजिटिव है तो ये वाला अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन होगा। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 3 6 और 3 9। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। यहाँ पर बात करें तो ये पॉजिटिव कार्बन है, यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा कार्बन केवल एक है तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जबकि यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर इसकी होगी, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला मॉलिक्यूल होगा, फिर ये और फिर ये, और सबसे कम होगा 0 डिग्री वाला। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या चलती है, जो 3 डिग्री एम्प्टी, 2 डिग्री एम्प्टी पी ऑर्बिटल वाला, 1 डिग्री एम्प्टी एंड 0 डिग्री एम्प्टी पी ऑर्बिटल वाले जो कार्बोकैटायन है वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इस तरह क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं, या उनकी स्टेबिलिटी में हाइपर कंजुगेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। Now our next topic, next electronic displacement is, which is a temporary effect
जो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, जो कि टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं तो वेरी सिंपल इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड, उनमें क्या होता है, ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, उसके कारण क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग के कारण उनके अंदर क्या आ जाती है, कंपाउंड्स के अंदर पोलैरिटी आ जाती है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जो मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, मतलब जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनमें अटैकिंग स्पीसीज के कारण या अटैकिंग रिएजेंट के कारण पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कहाँ पर होगी, एट एडजेसेंट एटम पर, एडजेसेंट एटम पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, जिससे कि जो हमारा मॉलिक्यूल उसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। अभी जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है ये टू टाइप से हो सकती है। किसी के बेस पर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टू टाइप्स का होता है। सो यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टू टाइप्स का होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला एक कोई कंपाउंड है, इस पर H प्लस हाइड्राइड आयन का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। H प्लस यहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज है, अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग स्पीसीज। तो यहाँ पर अगर जो पाई बॉन्ड है उसका शिफ्टिंग दोनों में से किसी एक कार्बन पर होगा, लेट अस कंसीडर कि जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है वो यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो H प्लस आयन है ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर अटैच होता है, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे कैसे रहता है। तो यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट है, यहाँ पर जो H प्लस है हाइड्राइड आयन है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, क्या करेंगे, पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर H प्लस जो है ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से यहाँ पर या तो इस कार्बन पर या इस कार्बन पर पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होगी, और यहाँ पर H प्लस जो अटैकिंग रिएजेंट है वो यहाँ पर जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी वापस उस कार्बन से अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैच हुआ है जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, तो इस टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। फर्स्ट टाइप है हमारा कि अगर जो अटैकिंग रिएजेंट है उसी ही एटम पर अटैच हो जिस पर कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई हो, तो उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। नाउ अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस पर अगर फॉर एग्जांपल के लिए किसी ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक हो रहा है, CN- एक न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पर लेटस की कंसिडर की जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर CN- को पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव सेंटर की ज़रूरत है, तो इस वजह से पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन पर या इस कार्बन पर शिफ्ट
होंगे। तो लेट अस कंसीडर कि इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो CN- है न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर CN जुड़ेगा और यहाँ पर माइनस चार्ज इस कार्बन पर रह जाएगा, कार्ब एनायन बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अटैकिंग रिएजेंट है उस कार्बन से अटैच है जहाँ पर पाई बॉन्ड का शिफ्ट या पाई बॉन्ड शिफ्टिंग नहीं हो रही है, उससे दूसरे कार्बन पर क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो ये सेकंड टाइप का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं -E इफेक्ट। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के इफेक्ट हो गए, +E इफेक्ट एंड -E इफेक्ट। अगर जहाँ पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है उस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव E इफेक्ट। और अगर जहाँ पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है उससे दूसरे कार्बन पर एडजेसेंट पास वाला कार्बन होना चाहिए, लेकिन अगर उससे दूसरे कार्बन पर अटैच हो रहा है तो उसको हम -E इफेक्ट कहेंगे। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड टेम्पोररी इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट क्यों कहते हैं इसको, टेम्पोररी इफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट को हटा लें, अटैकिंग रिएजेंट को अगर रिमूव कर लिया जाए, यहाँ पर रिमूव कर लिया जाए तो ये इफेक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इफेक्ट एंडेड, ख़त्म हो जाता है। मतलब वापस से अगर हम यहाँ पर CN- हटा देंगे तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं होगी और ये इफेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, होगा ही नहीं। इस वजह से इसको टेम्पोररी इफेक्ट कहते हैं। नाउ यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो H+ आयन कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर इस कार्बन पर। तो ये जुड़ा इस कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन पर जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है। इस कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर। तो कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव E या नेगेटिव E। तो ये पॉजिटिव E इफेक्ट है क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस एटम पर शिफ्ट हो रहे हैं उसी से हमारा अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा हुआ है। नाउ अगर इसी में सेकंड पॉसिबिलिटी देखें तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इधर ही शिफ्ट होंगे, लेकिन जो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो करेगा पॉजिटिव सेंटर पर। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ेगा यहाँ पर और ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये इफेक्ट है हमारा पॉजिटिव E इफेक्ट, जबकि ये जो इफेक्ट है वो है हमारा नेगेटिव E इफेक्ट। सो वी हैव स्टडीड ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर 3 तो परमानेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं। क्यों होते हैं वो तीनों परमानेंट, एक तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस और एक हमने अभी पढ़ा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। सो परमानेंट इफेक्ट में तीनों इफेक्ट होते हैं। क्योंकि ये परमानेंट क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो तीनों इफेक्ट हैं ये जो कंपाउंड है हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर से ही होता है। मॉलिक्यूल्स खुद शो करता है, मॉलिक्यूल जो शो करता है वो खुद शो करता है। मीन्स यहाँ पर किसी बाहरी या आउटर रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट की ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी दूसरे कंपाउंड के होने पर या किसी दूसरे रिएजेंट के होने पर ही इस इफेक्ट को शो करेगा। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ही अपने आप ही इन इफेक्ट्स को शो करते हैं। इस वजह से ये परमानेंट इफेक्ट कहे जाते हैं। इनका किसी दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे रिएजेंट या दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड होना नहीं बनता है। मीन्स ये किसी दूसरी स्पीसीज या दूसरे मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में नहीं होते हैं, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही होते हैं, खुद मॉलिक्यूल के अंदर ही होते हैं। इस वजह से इनको परमानेंट इफेक्ट कहा जाता है। जबकि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था वो केवल अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। इस वजह से इसको टेम्पोररी इफेक्ट कहा जाता है। सो स्टूडेंट, वी हैव डन ओवर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टुडे। If you have any query, any question, then you can ask me. So keep watching, keep studying, and keep questioning. Till then, bye.